हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, और चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आपको निकालना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो हमें ये देखना है सेट ए इज इक्वल टू जो है आपको दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आपको मेंबर को लिस्ट डाउन करना होगा। तो मेंबर को लिस्ट डाउन कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि x कॉलन x, x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाइड द इक्वेशन दिस वन, ये सेटिस्फाइड करता है। तो आपको ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को सोल्व करना है। ठीक है, तो आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि इसको इक्वेशन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। लॉजिक क्या है इसमें कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर को इस तरह से हम लिखें कि ये उसका जो वैल्यू हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू वो वैल्यू -8x होना चाहिए, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन आपका 12x होना चाहिए। तो इसमें पॉसिबल कम्बिनेशन जो है हम क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल कम्बिनेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x। करेक्ट, क्योंकि -2x और -6x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -6x को तो क्या हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करता है। दूसरा चीज़ -2x और -6x को आप अगर ऐड करेंगे तो ये -8x होगा और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हम x कॉमन लेते हैं तो x -2 हो गया, और फिर -6 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा। ठीक है, x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x -6 और x -2 हो गए इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 2 and 6। ओके, क्योंकि x -6 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6 होगा और 2 होगा। तो a का मेंबर जो है लिस्ट डाउन हो गया, a का मेंबर हो गया 2 and 6, b का मेंबर दिया हुआ है 2 4 6, b का जो मेंबर है 2 4 6 है, एंड c का जो मेंबर है c क्या है 2 4 6 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर का सेट है। एंड d का मेंबर है सिंपली 6। आपको इतने मेंबर दिए हुए हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। सबसेट के लिए कंडीशन क्या होते हैं? सबसेट के लिए कंडीशन ये है कि मिनिमम कंडीशन ये है कि अगर सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा तो सेट ए का जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट बी में बिलोंग्स करने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में देखते हैं हम कि सेट ए का जो मेंबर है 2 and 6 ये बिलोंग कर रहा है सेट बी में। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। क्लियर? इससे ये 2 पॉइंट्स 2 सेट में तो क्लियर हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे पहले सेट ए को कंपेयर करते हैं सेट सी से। ठीक है, अब सेट ए में देखिए 2 और 6 है, जो कि सेट सी में भी मेंबर है, 2 है और 6 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सेट ए जो है सबसेट है सेट सी का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेट ए और डी में। तो सेट ए में देखिए जो 2 और 6 मेंबर है, लेकिन सेट डी में सिर्फ 6 मेंबर है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए जो है सबसेट नहीं है डी का। क्लियर? तो पहला कंडीशन में हमें ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज सबसेट ऑफ सी, ये 2 निकल गए। अब हमारा बी वाले पॉइंट लेना है। ठीक है, तो देखना है कि बी जो है सेट ए का सबसेट है कि नहीं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 4 जो मेंबर है वो ए में नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखते हैं कि बी जो है वो सी का सबसेट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बी का जो मेंबर है 2 4 6 है और सी में भी 2 4 6 सम ऑनवर्ड्स है। तो ये क्लियर हो गया कि बी जो है बी का ईच मेंबर सी में भी प्रेजेंट है,
तो इसीलिए बी इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब ए बी हो गए, अब सी देखते हैं। सी में जो है सो सी किसी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी में जो मेंबर्स है वो किसी भी सेट में नहीं है। सी इन्फिनाइट नंबर होगा, मतलब आई मीन्स इवन नंबर का सीरीज है और उसमें अनलिमिटेड इन्फिनाइट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सी जो है किसी भी सेट का सबसेट नहीं है। अब हम डी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो डी को लेके जब चलते हैं हम तो देखते हैं कि डी जो है सबसेट किसका किसका है। ठीक है, तो डी में एक ही मेंबर है 6 जो कि ए में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब डी में 6 है वो बी में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं कि डी में जो है सो एक मेंबर है 6 जो कि सी में भी प्रेजेंट है, तो यहां पर हो गया डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन यही हुआ। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि D इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। एक एक केस मैंने डिस्कस किया, तो आपको ये देखना है कि पहले सेट ए को लेके हम देखेंगे कि किसका किसका सबसेट है कि नहीं, किस किस का सबसेट है ए कि नहीं। उसके लिए क्राइटेरिया तो सिंपल है कि आपको ईच मेंबर्स को देखने हैं कि ए वाले प्रेजेंट है कि नहीं बी सी डी में। ठीक है, उसके बाद हम बी लेके देखते हैं कि बी किसका किसका सबसेट है। तो बी तो सिर्फ एक का है क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स है और इसमें अनलिमिटेड मेंबर है, बट 3 मेंबर्स इसमें हैं, अवेलेबल है। एंड लास्ट वन डी को लेके हम देखते हैं कि ये किसका किसका सबसेट है। तो क्लियर हो गया कि डी जो है सो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो इसको हम, और ए जो है सो बी का सबसेट है, बी जो है सो सी का सबसेट है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बाकी आपका ये आंसर ये हुआ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे सब सेक्शन है, मतलब आई मीन टोटल 6 क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, तो 2-2 करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको निकालनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए ये देखते हैं। तो इसमें अभी हमने 2 लिया है केसेस। तो फर्स्ट केसेस में है कि इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड a इज एन एलिमेंट ऑफ b देन x इज एन एलिमेंट ऑफ b। जो इफ वाला कंडीशन है ना, ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, इफ का मतलब हो गया गिवन, और ये x इज एन एलिमेंट ऑफ b देन जो है ये सही है या गलत है ना, ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो गिवन है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड a इज एन एलिमेंट ऑफ b। तो इसका हम कैसे लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a इज 1 2, ए कोई सेट है जिसमें कि 1 2 है। ठीक है, और b लेते हैं जिसमें कि एक मेंबर है 1 2, ठीक है, और दूसरा मेंबर 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्लियर है, ये हमारा ये क्लियर है। ठीक है, कि इसमें जो पॉइंट है, इसमें आप इसको b को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, ठीक है, इसके बदले में a लिख सकते हैं हम, एंड 3 4, इसके 3 मेंबर्स हैं a 3 4। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया जो है x इज एन एलिमेंट ऑफ a, x का मतलब हो गया कि कोई भी मेंबर्स 1 2 जो भी है, कोई एक एलिमेंट है जो कि a का है मेंबर। तो यहाँ पर ये क्लियर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो दूसरे वाले क्राइटेरिया है कि a इज एन एलिमेंट ऑफ b, ये तो क्लियर हो गया इससे कि a जो है सो b का एलिमेंट है या बिलोंग्स करता है, उसका एक मेंबर है। ठीक है, अब हम इसमें से लेते हैं 2, मान लो x इज इक्वल टू
यहाँ पर व्हेन, क्योंकि x का दो मेंबर है 1 and 2, व्हेन x इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 बिलोंग्स टू, 2 क्या है, बिलोंग्स टू a, यानी कि 2 a का मेंबर है। बट यहाँ पर देखेंगे आप कि जो 2 जो है सो b का मेंबर नहीं है, यानी कि 2 जो है यहाँ पर वो b का मेंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन यही दिखाना है कि जो 2 मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पर 2, यानी x, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो b का मेंबर नहीं है, करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, 1 and 2 जो है वो एक मेंबर है जो कि सेट A है, ठीक है, B का। ये स्प्लिटेड मेंबर 1 या 2 सेपरेट नहीं है। अगर ये ऐसा रहता b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, तो इन दैट केस 2 जो होता वो b का मेंबर होता, लेकिन ऐसा है नहीं, है आपका कैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर, मीडियम ब्रैकेट के अंदर में क्लोज है, दैट मीन्स कि ये मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ C, इन दैट केस यहाँ पर गिवन है इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ C, B जो है वो C का मेंबर है, देन आपको ये प्रूव करना, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है। दैट मीन्स कि A जो है C का मेंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर A इज सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स A का हर मेंबर B में होगा, है ना, और B जो है एक ऐसा सेट है जो कि C का एक एलिमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फिर से लेते हैं, लेट करते हैं, A इज इक्वल टू 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 3 4, क्योंकि B में 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 ले लिए और एक एडिशनल मेंबर 4 ले लिए, ठीक है, या आप चाहे तो नहीं भी ले सकते, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें ये दिखाना, C इज इक्वल टू जो है मान लेते एक, एंड C इज इक्वल टू क्या हो गया, C एक मेंबर है जिसका C एक सेट है जिसका मेंबर कौन कौन सा है, एक तो है आपका 1 और दूसरा है 2 3 4, ये मीडियम ब्रैकेट के अंदर में है, और तीसरा एक 5 मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का सेटिंग है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 और यहाँ पर B लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्लियरली है कि B जो है क्या है, मेंबर ऑफ C है, ठीक है, B जो है हेयर B C का मेंबर है, ठीक है। तो हमारा दो कंडीशन को फुलफिल करता है कि A जो है सो B का सबसेट है, तो A का एवरी एलिमेंट्स आप B में देखेंगे, राइट। तो ये कंडीशन को फुलफिल किया पहला वाला स्टेटमेंट, और B जो है सो क्या है, एलिमेंट ऑफ C है, तो B भी ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हमें दिखाना है कि क्या A जो है C का मेंबर है, तो A में जो मेंबर है आप देखेंगे कि A का कोई भी मेंबर हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, तो हेयर है ना, 2 जो है सो क्या है, A का मेंबर है, ठीक है। लेकिन बट आप देखेंगे कि ये जो सिंगल 2 है या 3 है वो C का मेंबर नहीं है, इसमें 2 और 3 नहीं आ रहा है, बट 2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ, 2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ C, क्लियर। इसमें 2 जो है सो C का मेंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2। इसी तरह 3 भी आप देखेंगे कि जो C का मेंबर नहीं है, इसी तरह 3 भी जो है सो C का मेंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया कि A इज नॉट ए मेंबर ऑफ C, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो हो गया सेकंड का, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें दूसरे भी एग्जाम्पल, कई टाइप के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, ठीक है।
तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कंडीशन को, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो तीसरा कंडीशन ऑलवेज ये फॉल्स होगा। इसी तरह पहले वाले में भी आप देखेंगे कि इस दोनों को यदि क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरे को क्या करता है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि ये गिवन है, दिया हुआ है 2 का थर्ड में क्या दिया हुआ है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C देन A इज सबसेट ऑफ C। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो जो गिवन है हम उससे लेके चलते हैं। तो गिवन है आपका A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट X इज एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है। मान लेते हैं X जो है एक A का एलिमेंट है, यानी कि जो X जो है वो A का मेंबर है। तो X कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं है, X क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है। तो X इजिकल टू कुछ भी हो सकता है। X इजिकल टू फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं X इजिकल टू 1 2 ले सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा कि A इजिकल टू 1 2 हो गया। ठीक है। और B में क्या होगा, B में आपका क्या हो सकता है, 1 2 तो होगा ही होगा, साथ में कुछ और भी मेंबर्स, सपोज एग्जाम्पल 3 रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब X इज एन एलिमेंट ऑफ A, यानी कि X का यदि A में X एलिमेंट है तो B में भी वो सारे एलिमेंट X होगा, यानी दैट मीन्स कि जो X क्या होगा, B का भी एलिमेंट होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 जो है सो B में B है, और इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है कि 1 2 जो है सो B में एग्जिस्ट करता है, तभी जाके ये सेट A सबसेट होगा B का। राइट। A सबसेट होगा B का। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि B में एटलीस्ट 1 और 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर X बिलोंग्स टू A देन X बिलोंग टू B, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B है। ठीक है। इसी तरह अब दूसरा कंडीशन है कि अगर X बिलोंग टू B देन X ऑल्सो बिलोंग टू, X क्या होगा, X ऑल्सो बिलोंग टू C, क्योंकि B इज सबसेट ऑफ C है। तो B इज सबसेट ऑफ C है तो इसका मतलब क्या होगा कि C में एटलीस्ट 1 2 3 तो होना ही चाहिए, और मे बी 4 या कुछ भी और भी मेंबर होना चाहिए लिस्ट डाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज सबसेट ऑफ अगर C है तो B का ईच मेंबर C में भी होना चाहिए। राइट। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 इसमें अवेलेबल है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो क्या A ऑल्सो बिलोंग टू, A इज सबसेट ऑफ C। A आप देखेंगे कि हम इसमें रिवर्स जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो A जो है, A का दोनों मेंबर जो है C में अवेलेबल है। राइट। A का दोनों मेंबर C में अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि A इज सबसेट ऑफ C, क्योंकि है ना। तो ये क्या हो गया कि A इज सबसेट ऑफ C। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्लियर। मेरे ख्याल से होप क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, और इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देन प्रूव्ड, ये स्टेटमेंट प्रूव्ड हो गया। ठीक है। कि बिकॉज X इच एलिमेंट ऑफ X बिलोंग्स टू C देन दिस इज A इज सबसेट ऑफ C। ठीक है। तो थर्ड तो बन गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है गिवन है आपका, है ना, कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। A जो है सो B का सबसेट नहीं है, और B जो है वो C का सबसेट नहीं है। तो ये आपको दिखाना है ये ट्रू है या फॉल्स है कि A सबसेट होगा C का। ठीक है। क्लियरली। चलिए हम देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू भी है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है सो पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 2 3 ले लेते हैं। ठीक है। और C इज इक्वल टू जो है, क्योंकि कोई किसी का सबसेट नहीं है, 3 4 ले लेते हैं, तो इसमें जो है
सो ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सी में ऐसे भी तो ले सकते हैं, सी में ले सकते हैं 1 2 एंड 4 ले सकते हैं। तो क्लियरली आप इससे क्या स्टेटमेंट है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ए जो है यहाँ पर बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सारे मेंबर्स बी में अवेलेबल नहीं है, राइट। एंड बी का जो है सारे मेंबर्स 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, सबसेट सी में नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। लेकिन जो कंडीशन है कि ए का जो दोनों मेंबर है वो सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ये हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, लेकिन ये ऑलवेज ये जो है ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो ये केसेस है इसमें कभी भी ऑलवेज ये पॉसिबिलिटीज नहीं होता है कि ए का मेंबर जो है ए जो है सबसेट सी का नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है अगर बी सी का सबसेट नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे इसमें कि x इज एन एलिमेंट ऑफ, गिवन है आपका कि x जो है एलिमेंट ऑफ a है। ठीक है, एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि a का जो मेंबर है इच मेंबर b में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट x यानी कि x इज इक्वल x बिलोंग्स टू b होगा ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, तो लॉजिकली आप जानते हैं ये तो फॉल्स होगा। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर x का जो मेंबर यदि a बिलोंग्स नहीं करता है, x का मेंबर a में बिलोंग नहीं करता है, तो वो b में बिलोंग करे, ये ऑलवेज सही नहीं होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लेट a इज इक्वल टू 1 2 हम रखते हैं, एंड b इज इक्वल टू आपका 2 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसमें जो है a जो है सबसेट b का नहीं है। ठीक है, क्योंकि a का ईच मेंबर यानी कि 1 जो है b में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पर कि 1 जो है क्या है, मेंबर ऑफ a है। ठीक है, तो 1 a का मेंबर है लेकिन वो b में अवेलेबल नहीं है, और 1 जो है b में अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब जो 6th क्वेश्चन नंबर है 6 वाले, उसमें हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पर गिवन है क्राइटेरिया, गिवन है कि a इज सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, यदि x b में नहीं है तो मेंबर नहीं है, देन x इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन b। तो ये तो लॉजिक से क्लियर है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये ट्रू इसलिए होगा क्योंकि मान लेते हैं कि एक अगर b का सबसेट है, ठीक है, और a का ईच मेंबर्स b में अवेलेबल होना चाहिए, तो रिवर्स हम इसको ऐसे रिवर्स मान लेते हैं कि लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, यदि लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ a मान लेते हैं कि या x बिलोंग्स टू a, देन ऑफ कोर्स क्या होगा, और दूसरा कंडीशन है a इज सबसेट ऑफ b, तो इसका क्या मतलब हो गया, देन आपका x शुड बी मेंबर ऑफ b। ठीक है, x शुड बी एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि x का जितना भी एलिमेंट a में है वो b में ऑफ कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये तो दिया हुआ है कि a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, a अगर b का सबसेट है और a का ईच मेंबर्स b में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, a b का सबसेट है और मतलब कि a का जितना भी मेंबर्स है वो b में अवेलेबल आपका नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी
क्योंकि हम मान के चले थे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a, मतलब कि a का जितना भी मेंबर्स है, मान लेते कोई x इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया 1 2, ठीक है, एंड a इज अगर सबसेट ऑफ b है दिया हुआ, ठीक है, तो b का मेंबर्स जो होगा एटलीस्ट क्या होगा 1 2 तो होना ही चाहिए, 3 हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि अगर a सबसेट है b का, तो क्या है कि वो मेंबर्स, जो भी मेंबर्स a में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, जो b में बिलोंग्स करते हैं वो a में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसमें है कि नहीं, दोनों में नहीं होगा। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, है ना, स्टेटमेंट आपका ये हो गया ट्रू। हम मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है आपका लेट a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट b, देन x जो है सो a में भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू, है ना, तो a इज इक्वल टू आपका ले लेते हैं एग्जांपल 1 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसा मेंबर है जैसे कि 4 है, 4 जो है वो क्या है, b का मेंबर नहीं है, क्लियर है। तो 4 अगर b का मेंबर नहीं है तो 4 जो है a का भी मेंबर नहीं है, 4 जो है 4 इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ a। तो ये सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सेट जो है a अगर b का सबसेट है तो क्राइटेरिया ये है कि a का ईच मेंबर b में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। अब अगर कोई मेंबर्स b में प्रेजेंट है ना, b में अगर प्रेजेंट है, सॉरी b में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स a में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को मेट करते हैं। मान लेते हैं कि अगर वो b में प्रेजेंट नहीं है तो a में कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि a जो है a में जो प्रेजेंट है वो b में तो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन b में अगर प्रेजेंट नहीं है, b में प्रेजेंट ही नहीं है, मान लेते b में कोई ऐसे मेंबर्स है जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो a में वो प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को आप एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि बेसिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन सेट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो मोर कॉम्प्लेक्स है, और इसमें आपको हर स्टेप को ध्यान से देखना होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्राइटेरिया है, इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे कि जो ABC कोई सेट्स है, इस तरह से है कि ये दोनों क्राइटेरिया दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, एक क्राइटेरिया ये है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दो क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आपको दिखाना है कि B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C ये शो करना है। तो हम बेसिक जानते हैं कि B इज इक्वल टू C कैसे होगा। B इज इक्वल टू C का मतलब क्या हो गया कि बेसिक जो सेट थ्योरी के डिफिनीशन से हम जानते हैं कि दो सेट्स इक्वल होते हैं अगर B जो B का ईच मेंबर्स जो है वो C में बिलोंग्स करता हो, यानी कि B में जितने भी मेंबर हैं वो C में भी होने चाहिए, तो उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम B इज इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, और C इज इक्वल टू अगर आपका 1 2 3 है, तो ये सेट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू C हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्या है कि B जो है C का सबसेट होना चाहिए, एंड दोनों साइड से क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, एंड C जो है B का भी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि B जो है वो C का सबसेट है, क्योंकि B का ईच मेंबर्स जो है वो C में अवेलेबल है, और C का ईच मेंबर B में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो केस लेना पड़ेगा। केस 1 में हमें प्रूव करना पड़ेगा
केस 1 में प्रूव करना पड़ेगा कि बी आपको शो करना है, टू शो बी इज सबसेट ऑफ सी, ये आपको प्रूव करना है। और केस 2 जो लेंगे हम, केस 2, उसमें आपको प्रूव करना होगा कि C इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पकड़ के चलते हैं फर्स्ट केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 में क्या है कि लेट मान लेते हैं कि x जो है x इज एन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि x जो है एलिमेंट है B का। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर x एलिमेंट ऑफ B है तो क्या होगा कि x जो है सो ऑफ कोर्स एन एलिमेंट ऑफ क्या होगा, A यूनियन B का होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सो B जितने भी मेंबर्स B में अवेलेबल है वो A यूनियन B में ऑफ कोर्स रहने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारा। दूसरा केस क्या होगा, अगर ये क्राइटेरिया है तो x जो है वो क्या होगा, A यूनियन C का मेंबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, क्योंकि A तो दोनों साइड में। ठीक है, यहां पर जो है हमें C लेके कंफ्यूजन है कि जो X क्या C का एलिमेंट होगा, इसलिए होगा क्योंकि यदि A यूनियन B का मेंबर है तो A यूनियन C का भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आप जानते हैं कि इसको हम यदि ये x जो है A यूनियन B का A यूनियन C का अगर एलिमेंट है या बिलोंग्स करता है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ A और x इज एन एलिमेंट ऑफ C। ये दो क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि x जो है वो आइदर A का एलिमेंट है और x जो है आइदर C का एलिमेंट है, और करके। तो इसमें दो निकल गए स्टेप। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया और ये 2 सेकेंड हो गया। तो हम पहले वाले को पकड़ के चलते हैं, इसमें क्या निकला हमें 1 केसेस में कि x जो है एलिमेंट ऑफ A, और हम मान के क्या चले हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, ये हम मान के चले हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ B, और ये दोनों क्राइटेरिया हमारे पास आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है जो पहले वाले क्राइटेरिया था जो हम मान के चले हैं। ठीक है, मान के हम चले हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ B, और यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट केस में हमने अगर इसको लिया है तो क्या आया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A। दो क्राइटेरिया आ गया। अब हम जो दूसरे वाले कंडीशन है उसको देखते हैं। ठीक है, अब अगर A और x जो है सो A और B दोनों का अगर एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि x जो होगा A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट होगा, क्योंकि x जो है दोनों में अवेलेबल है। x क्या है, कोई मेंबर्स है 1 2 3 जो कि दोनों में अवेलेबल है, तो ये जो मेंबर्स है 1 2 3 जो भी कॉमन होगा वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, क्योंकि आपका ये दोनों में अवेलेबल है। राइट, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट जो है सो अगर ऐसा कंडीशन है तो हम ये वाला क्राइटेरिया लेते हैं। तो x जो है सो A इंटरसेक्शन C का भी मेंबर होगा, बिकॉज चूंकि क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C आपका दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से कि x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ C। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ C, यानी कि x जो है सो A का भी मेंबर है और C का भी मेंबर है, एंड लगा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, हम तो मान के चले थे x इज एन एलिमेंट ऑफ B, और यहां पर आ गया x इज एन एलिमेंट ऑफ C, यानी कि जो x में B में जितने भी मेंबर होंगे
वो सी में भी अवेलेबल है। ये हमने दिखा दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि B इज सबसेट ऑफ C, B इज सबसेट ऑफ C। तो पहला क्राइटेरिया तो आपका पूरा हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब हम केस इसी में जो दूसरे वाले निकले थे उसको लेके चलते हैं। इसमें क्या था कि X इज एन एलिमेंट ऑफ C, और हम मान के चले थे कि X इज एन एलिमेंट ऑफ B। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि X जो है दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, B में भी है और C में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B इज एन एलिमेंट ऑफ C। होपफुली ये क्लियर हो गया और मोर प्रिसाइज, आसानी से ये समझ गए। तो अभी हमने दिखा दिया कि B इज सबसेट ऑफ C। अब हमें दिखाना है, नेक्स्ट जो दिखाना है, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें दिखाना है कि C इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, और तब जाके हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अब आपको दिखाना है कि टू शो C इज सबसेट ऑफ B। क्लियर है? ये अगर आप समझा लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली दिस कैन बी प्रूव्ड, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि हम कैसे C इज सबसेट टू B प्रूव करना है, हमें कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम में हमने माना था कि X बिलोंग्स टू B, क्योंकि B से हमें C की तरफ जाना था, अभी हमें C टू B की तरफ जाना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट Y कोई वेरिएबल, ठीक है, या आप लेट Y, ठीक है, Y इज एन एलिमेंट ऑफ C, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि Y इज एन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन, सॉरी A यूनियन B। या हम दूसरे साइड वाले इसको लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो C का मेंबर है तो ऑफ कोर्स इसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब जो केसेज है ना, अब जो हमारा नेक्स्ट केसेज है इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, चूंकि आपको दिया हुआ है A यूनियन B, C इज इक्वल टू A यूनियन B, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, तो जैसा हमने पहले माना था वैसे, कि इसका मतलब हो गया कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ A और Y इज एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो पहला केसेस हम लेके चलते हैं, केस 1, इसका सब केस, जिसमें कि हमने माना था क्या, कि माना था कि यहाँ पर माने थे हम कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ C, और दिया और निकला है क्या हमारा कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ, इसमें से दोनों में से कोई क्राइटेरिया हमें देखना है बारी बारी से कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो Y इज एन एलिमेंट ऑफ A, इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले केस को लेते हैं। यदि आप देखेंगे, यदि ये हम Y इज एन एलिमेंट ऑफ C ये माने थे, लेट किए थे, और ये हमारे पास में आ गया कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि Y जो है सो A और C दोनों में अवेलेबल है। Y जो है, Y मतलब कुछ भी 3, 4, 5, 6, जो कि सेट C का भी मेंबर है और सेट A का भी मेंबर है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये A इंटरसेक्शन C का भी मेंबर होगा। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, Y जो है दोनों में कॉमन है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये A इंटरसेक्शन C, जो कि हम दूसरे वाले राइट हैंड साइड से लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये इसका मेंबर होगा। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये जो है A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B का मेंबर होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब एक स्टेप है, इसका मतलब हो गया कि Y इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एन एलिमेंट ऑफ B। तो इसमें हम मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि Y जो है सो C का मेंबर है, और निकला यहाँ पर क्या कि Y जो है सो B का मेंबर है। तो इसको हम एक साथ ज्वाइन कराते हैं, तो Y इज इक्वल एलिमेंट ऑफ C एंड Y इज एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। ये दोनों का अगर मेंबर होगा
तो क्या ये मान के चले थे, तो इसका मतलब सी का हर मेंबर सी का हर मेंबर अगर बी में अवेलेबल है तो ये प्रूव करता है कि सी इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या प्रूव करता है कि सी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड में हम लेके चल रहे हैं। पहला साइड से तो हमें निकला कि ये वाला क्राइटेरिया निकल गया। ठीक है, अब दूसरा केसेस में हम लेके चलते हैं कि अगर y इज एन एलिमेंट ऑफ b, ये हमारा निकल गया। ठीक है, और मान के चले थे हम कि y इज एन एलिमेंट ऑफ c। ठीक है, यानी कि c का जितना मेंबर अगर b में अवेलेबल होगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि c इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो अब ये प्रूव करता है, हमने ये प्रूव कर दिया कि b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b। ये प्रूव कर दिया, इक्वेशन 1 2 मान के आप ऐसा कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, यदि आप ऐसा प्रूव कर दिए तो इसका मतलब हो गया देन क्या होगा, b इज इक्वल टू c। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।